Hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, now I'm starting with microprocessor. तो बहुत सारे जो है ना कमेंट्स भी आ रहे थे एंड पोल में भी आई सॉ कि माइक्रो प्रोसेसर की डिमांड ज़्यादा है. आई नो कि क्या कंडीशन है. सो आई विल बी टीचिंग यू इन वेरी सिंपल वे. एक एक लाइन आई विल एक्सप्लेन ये क्यों ये क्या एवरीथिंग. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. एंड यू नो एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर सेमेस्टर is being uploaded on our channel. So do subscribe also क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही है. From first year till the time you are here you will get everything related to your syllabus. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर आई सेड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या है ना, जो लोग 11th-12th में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया होगा उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी माइक्रो प्रोसेसर की. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 8086 वाले एंड मतलब जो ये वाले वर्जन्स है बेसिकली उन्होंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है. Now directly 80386 is given into our syllabus. They are not thinking कि आपने पहले कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. अब ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन उनका क्या, जिनका पास कंप्यूटर साइंस नहीं था, राइट? सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. तो आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट वे कि एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से चीज़ों को उठाएंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी. ठीक है, इस वीडियो के बाद यू विल बी श्योर कि यस माइक्रो प्रोसेसर निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. एंड व्हाट आई सेड कि हमें किसके बारे में पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर पूरे सब्जेक्ट में, दैट इज 80386. ठीक है, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है. ठीक है, एक टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है मैं बोलूंगी एंड इट इज एडवांस्ड वन. ठीक है, सो वी विल बी स्टडिंग दिस. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है ना हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थोड़ा आर्किटेक्ट मतलब पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे एंड देन उसके आगे की चीज़ें आई विल टेल यू. एंड ये जो है ना मैं इसीलिए रख रही हूँ पार्ट्स में बिकॉज आई नो कि एक बार में पढ़ाने के बाद यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आई हैव टू फोकस ऑन ईच लाइन ऑन ईच वर्ड क्योंकि आई नो व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड यू. तो एवरीथिंग जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा ठीक से पढ़ाऊंगी एंड ठीक है, पार्ट्स में होने दो, वी विल मतलब मैं मर्ज कर दूंगी एंड एट लास्ट एग्जाम टाइम पे आपको वन शॉट भी मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज फीचर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना. एंड इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो नोट्स हैं ये आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने पार्ट 1 से. ठीक है, तो पार्ट 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है. यू कैन जस्ट गो एंड सी दैट वेयर आई हैव अपलोडेड इन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. सो डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द गूगल फॉर्म लिंक एंड जस्ट फिल दैट. यू विल गेट ऑल सब्जेक्ट नोट्स ऑफ योर सेमेस्टर इन दैट पर्टिकुलर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये तो नोट्स की भी बात हो गई. नाउ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जैसे फीचर्स के बारे में मैं बोल रही थी, फीचर्स वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक करके जो है ना स्टैंड आउट फीचर्स को हम मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे. तो चलो, सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबल 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर. इसका मतलब क्या, अब जो हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. हाँ, माइक्रो प्रोसेसर्स को ऐसे ही बताया जाता है कि ये 32 बिट है, ये 16 बिट है, ये 8 बिट है. ठीक है, 32 बिट का मतलब क्या हो गया, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि ये एट अ टाइम 32 बिट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है, अब ये क्यों इसको बोला गया है, मतलब ये एडवांस्ड ये इसीलिए है क्योंकि ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. अब इसका मतलब ये है कि अब मतलब 80386 से पहले जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स थे, राइट, वो क्या थे, 32 से कम थे. यानी कि इससे जो मतलब इससे जो पहला वाला माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. क्लियर. अब मुझे बताओ कि एट अ टाइम अगर ये 32 बिट्स ऑफ डेटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ गई पहले वाले से, है ना. प्रीवियस वाले जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे उनकी स्पीड इसके हिसाब से तो कम ही रही, राइट. तो अब क्या हुआ, हमें 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या मिल गई, स्पीड मिल गई.
ठीक है, अगेन आई विल से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है कि 32 बिट ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड एट अ टाइम। ठीक है, एंड इससे क्या हो रहा है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फास्ट हो जा रहा है। वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, 8 16 32 बिट डेटा टाइप्स। अब इसका मतलब क्या है, ये जो है ना सपोर्ट कर रहा है 8 बिट डेटा को भी, 16 बिट डेटा को भी और 32 बिट डेटा टाइप को भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये हैंडल कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को, है ना। अगर सिर्फ एक ही बिट ऑफ डेटा टाइप पे वर्क करता है तो हमें प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन ये 8 बिट को भी सपोर्ट कर रहा है, 16 बिट को भी सपोर्ट कर रहा है और 32 बिट को भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब अच्छे मतलब ऐसे कह सकते हैं अच्छी प्रोपोर्शन में, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटा है ना उनको ये अच्छे से हैंडल कर रहा है। क्लियर। ओके, नाउ 32 बिट ALU। ALU का फुल फॉर्म हम सबको पता है, दैट इज अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, है ना। अब मुझे बताओ, याद करो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है। ऑब्वियसली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग योर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गई, या फिर कंपैरिजंस हो गए, ये सब काम ही करता है ALU। करेक्ट है। तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा, यानी कि जो 80386 माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसमें कौन से टाइप का ALU यूज हो रहा है, तो अगेन 32 बिट ALU यूज हो रहा है। अब यहाँ पे भी 32 बिट का मतलब वही है कि इट कैन प्रोसेस 32 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। क्लियर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, एंड अब एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। सो दैट इज द थिंग आई सेड कि मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज आई नो माइक्रो प्रोसेसर आपको मतलब ठीक है समझ में भी आता होगा, लेकिन कोई ना कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, या फिर कोई ना कोई आपको चीजें मतलब कंफ्यूज कर रहे होंगे। सो दैट इज द थिंग, आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ द थर्ड थिंग इज 32 बिट डेटा बस, है ना। 32 बिट डेटा बस का मतलब क्या है, हमारा जो 80386 है वो इसे इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर 32 बिट डेटा बस है। ये क्या करने वाला है, ये हेल्प करेगा टू ट्रांसफर डेटा एफिशिएंटली। अब ये डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डेटा बस का जो डेटा है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जो डेटा बस है वो किसके बीच में ट्रांसफर करने वाला है, डेटा को, दैट विल बी ट्रांसफरिंग बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग अबाउट दिस। देन 32 बिट एड्रेस बस है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना 32 बिट ही है ज्यादातर चीजें, दैट्स व्हाई इट इज द फ्लेक्सिबल 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नाउ 32 बिट एड्रेस बस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना 32 बिट एड्रेस बस, इसका मतलब देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 raised to 32 लिखते हैं, बिकॉज इट इज अ बिट, है ना। हमें पता है कि जीरोस और वंस ही होते हैं, करेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे 2 raised to 32 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 raised to 2 इंटू 2 raised to 30 में, अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी, 2 raised to 32 बिट जो है वो हमें क्या देता है, 1 GB देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 raised to 2 मैंने जो स्प्लिट किया है इसको मैं ठीक यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 GB ऑफ मेमोरी मिल जाएगी, 4 GB ऑफ मेमोरी। मतलब इतनी लार्ज रेंज ऑफ मेमोरी लोकेशंस हमारे मतलब एड्रेस बस के अंदर है। लाइक दिस एड्रेस बस ये क्या करने वाले हैं, ये उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करने वाला है। ठीक है ना। सो दिस इज नथिंग बट अ लार्ज रेंज ऑफ मेमोरी लोकेशंस, एंड ये जो है कौन एक्सेस करेगा, ये हमारा 32 बिट एड्रेस बस एक्सेस करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हम कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, उनको हम जो है इजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ 4 लेवल ऑफ मेमोरी बैंकिंग। 4 लेवल ऑफ मेमोरी बैंकिंग का मतलब क्या है, ये हमें हेल्प करेगा लाइक इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग लार्ज मेमोरी एफिशिएंटली। अब उस लार्ज मेमोरी मतलब जैसे कि हमारे पास 4 GB है वी नो, ठीक है, तो 4 GB मेमोरी क्या है, इट कम्स अंडर लार्ज मेमोरी, तो उसको हमें जो है हैंडल करना है। सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय दिस 4 लेवल ऑफ मेमोरी बैंकिंग। ठीक है, देखो बिकॉज ऑफ 32 बिट्स हमारे पास क्या है, 32 बिट का मतलब क्या होता है, 4 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि हर बिट में 32 बिट्स मींस 4 बाइट्स, राइट। तो एक बाइट में कितने बिट्स हो गए, 8 बिट्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द 4 लेवल ऑफ मेमोरी। जितने बाइट्स होंगे उतने लेवल ऑफ मेमोरी हमारे पास होती है। क्लियर। सो आई होप कि ये जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज द फ्लेक्सिबल 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है, कुछ जितना याद रहता है आप उतना लिखना।
ठीक है, आपको बिल्कुल भी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला माइक्रो प्रोसेसर का एग्जामिनर है, सो ही विल अंडरस्टैंड कि ALU क्या होता है, डेटा बस क्या करने वाला है, एड्रेस बस क्या करने वाला है. सो whenever you are writing this question and you are answering this question in exam, आपको क्या करना है, आपको इन की वर्ड्स पे ध्यान रखना है. जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है ना, आप ऐसे भी लिखोगे तो इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप उसको और एलाबोरेट कर रहे हो तो इट इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, तो चलिए, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. आई थिंक आई एम गिविंग मच टाइम टू ईच पॉइंट, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट. तो चलिए, वेरी लार्ज एड्रेस स्पेस. अब वेरी लार्ज एड्रेस स्पेस है, ठीक है, हमारे जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, हमें पता हो गया है अब कि ये क्या करने वाला है. इसके पास कितनी मेमोरी है, 4 GB मेमोरी है. लेकिन वो 4 GB मेमोरी कौन सी मेमोरी है, वो रैम मेमोरी है, या फिर उसको हम फिजिकल मेमोरी बोल सकते हैं. ठीक है, जो रैम होता है, रैम रोम हमें पता है, तो वो जो रैम मेमोरी है वो है ये 4 GB. ठीक है, जो 808386 के अंदर प्रेजेंट है. एंड ये स्पेस जो है हमें कहाँ पे यूज होती है, वाइल रनिंग प्रोग्राम्स है ना, जो हमारे रनिंग प्रोग्राम्स है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे और कौन सी स्पेस है, देखो 64 TB वर्चुअल स्पेस. अब 64 TB, टीबी को क्या मतलब, हमारा टेराबाइट्स है ना, तो 64 टेराबाइट्स की वर्चुअल मेमोरी भी 80386 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है. अब बाय यूजिंग रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज, है ना, रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी. क्लियर, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है जो कि हम पीसी को दे रहे हैं. अब ये जो वर्चुअल मेमोरी है ना, ये क्या करती है, देखो हमें तो रैम मेमोरी का आइडिया है, बट ये वर्चुअल मेमोरी क्या करती है. सो वर्चुअल मेमोरी हमें अलाउ करती है, लाइक हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स जो है ना वो स्मूथली रन कर सकें बाय स्टोरिंग लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव. यानी जो डेटा हम बहुत कम यूज कर रहे हैं वो हार्ड ड्राइव पे रखता है, एंड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली लाइक वी आर यूजिंग दैट इट कीप्स ऑन वर्ड यार दैट रैम मेमोरी. ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, एंड दैट कम्स अंडर योर 80386 माइक्रो प्रोसेसर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ 4 GB मैक्सिमम सेगमेंट साइज. 4 GB मैक्सिमम सेगमेंट साइज, इसका मतलब जो मैक्सिमम सेगमेंट्स होते हैं, राइट, सेगमेंट्स, तो वो जो सेगमेंट साइज है ना मेमोरी का, वो कौन एड्रेस कर रहा है, मतलब ये जो 80386 है वो हर सेगमेंट साइज का क्या है, एड्रेस्ड इज 4 GB. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक सिंगल मेमोरी सेगमेंट जो है वो कितना स्टोर करने वाली है, वो 4 GB ऑफ डेटा को स्टोर करने वाली है. आपको समझ में आ रहा है, 4 GB का मतलब क्या होता है, 4 बिलियन बाइट्स ऑफ डेटा, है ना, 4 बिलियन बाइट्स ऑफ डेटा. यानी कि अगर सेगमेंट्स देखें, देखो सेगमेंट्स कुछ भी नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मतलब 1 2 3 4 नीचे नीचे तक ऐसे सेगमेंट्स होते हैं. तो एक एक सेगमेंट कितना स्टोर करने वाली है, 4 GB ऑफ डेटा. That is the very great thing about this 80386 माइक्रोप्रोसेसर. तो ये पूरी बात हमारी किसकी हो गई, मेमोरी की हो गई, एड्रेस स्पेस की हो गई. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो 80386 माइक्रोप्रोसेसर है उसकी एड्रेस स्पेस कितनी है, बहुत लार्ज है. क्लियर, ओके. नाउ इंटीग्रेटेड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसको MMU भी बोला जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो इसमें क्या है, जो हमारा MMU है इसके अंदर मेमोरी सेगमेंटेशन होता है और पेजिंग होता है. इन दोनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी समझ लो ये कुछ नहीं है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं. ठीक है, नाउ 3 स्टेज पाइपलाइन. 3 स्टेज पाइपलाइन, इसका मतलब क्या है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं. अब वो 3 स्टेज पाइपलाइन क्या है, वो होती है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. पाइपलाइन का मतलब क्या होता है गाइस, पाइपलाइन का मतलब इज नथिंग बट कि आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, सो दिस पाइपलाइन अलाउज द प्रोसेसर टू वर्क ऑन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट वंस. क्लियर, मतलब एक ही बार में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करना, मेकिंग द एग्जीक्यूशन फास्टर, दैट इज द वर्क ऑफ योर पाइपलाइन. और हमारे 80386 माइक्रो प्रोसेसर में कैसी पाइपलाइन है, 3 स्टेज पाइपलाइन है. 3 स्टेज पाइपलाइन के अंदर जो 3 स्टेजेस हैं वो कौन से हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, जस्ट फीचर्स के अंदर मेंशन करने के लिए आई हैव रिटन द कीवर्ड्स. ओके,
ओके चलो, फेच डिकोडर एग्जीक्यूट का मतलब क्या है ये आपको पता भी है एंड हम बाद में देखने भी वाले हैं, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम नाउ। देन वी हैव मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया, अब ये जो हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक टाइम पे रन करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे सीपीयू रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली हैंडल हो रहे हैं, है ना। अब ये क्या है, ये कहाँ पे यूजफुल है, ये यूजफुल है जब हम जो है ऐसे ओएस पर काम कर रहे हैं जैसे कि विंडोज हो गया या लिनक्स हो गया, इनके अंदर हमारे पास मल्टीपल टास्क हम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो मैंने एक पीपीटी भी खोल के रखी हुई है, ठीक है। मैं वैसे चलो मैं बता दूं, पीपीटी के अंदर भी हमारे पास सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं जो है आपको नोट से ज्यादा क्लियरली समझा सकती हूँ। वेर एवर वी नीड द पीपीटी वी विल डू। ओके चलो, आपको समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल टास्क एक बार में क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग की टेक्नोलॉजी या फिर ये मल्टीटास्किंग का काम कौन करता है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है। सो हमारा जो 80386 माइक्रो प्रोसेसर है ये भी क्या है, मल्टीटास्किंग है। नाउ ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पे रन करता है, इट रन्स एट डिफरेंट क्लॉक स्पीड्स। कौन सी क्लॉक स्पीड है हमारे पास, 16 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 25 एंड 35 मेगाहर्ट्ज, क्लियर है। सॉरी 33 मेगाहर्ट्ज। ओके सो जो हायर क्लॉक स्पीड है इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हम पर सेकेंड दे रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा मतलब फास्टली कंप्लीट करेगा। सो दैट मीन्स जो ये हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर है अगेन प्रूव्स कि ये क्या है, फास्टर है, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ठीक है, ये दोनों पढ़ के हम वी विल रिवाइज। ओके तो चलो, नाउ वी हैव वर्जन्स। देखो ऑफ कोर्स वर्जन भी है हमारे 80386 माइक्रो प्रोसेसर के, दो वर्जन्स हैं, दैट इज एसएक्स वर्जन एंड डीएक्स वर्जन। एसएक्स वर्जन के अंदर जो हमारी डेटा बस है वो 16 बिट डेटा बस है। 16 बिट डेटा बस है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा डेटा है एट अ टाइम 16 बिट डेटा जो है वो प्रोसेस होगा। ये तो आपको समझ में आ गई है अब बात, है ना। अब ये जो है ये वर्जन थोड़ा सा चीपर है, मतलब थोड़ा सा सस्ता है, बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। बट मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब लेकिन डीएक्स जो है दैट इज 32 बिट डेटा बस, ये क्या है, ये अलाउ करता है डबल अमाउंट ऑफ डेटा को ना, 32 बिट डेटा हो गया, इसका मतलब ये डबल एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा एंड दिस विल हेल्प इन सिंगल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अगर हम एस एक्स से कंपेयर करें तो विच इज बेटर, डेफिनेटली डीएक्स इज बेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपका इसके अंदर 32 बिट डेटा बस है, ठीक है। सो इट इज मोर पावरफुल एंड फास्टर एज वेल। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो है दो वर्जन्स थे आपके 80386 के विच कम्स अंडर योर फीचर्स। देन वी हैव इट कैन बी ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट मोड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग मोड्स, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फीचर्स के अंदर जस्ट अगेन आई विल से कि की पॉइंट्स की तरह इनको मेंशन करना है हमें। तो 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स हैं, दैट इज रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड वर्चुअल मोड, ठीक है। वर्चुअल 8086 यू कैन राइट हियर। तो रियल मोड क्या है, रियल मोड, सो दिस मोड जैसे कि अभी देखो ये जो रियल मोड है ना, अब अगर आपने 8086 प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रियल मोड होता है, ठीक है। तो ये जो रियल मोड है इट विल वर्क द सेम जैसे कि वो 80386 में वर्क करता था, ठीक है। और मतलब अगर इसकी बात करूं तो ये क्या करने वाला है, ये 1 MB ऑफ मेमोरी को एक्सेस करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। क्यों लिमिटेशंस है गाइस, क्योंकि ये क्या कहाँ से आया हुआ है, ये ओल्डर प्रोसेसर से इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या सपोर्ट नहीं करता, ये मेमोरी प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब जो आप प्रोग्राम्स करने वाले हो वो उनको डायरेक्ट एक्सेस किसका होगा, आपके हार्डवेयर का होगा, which can lead to system crashes, है ना। if one program interferes with another तो of course system crash हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इतने डीप में मत जाओ, you just have to mention real mode, protected mode and virtual mode, just I am giving you the idea कि क्या है इनका मतलब, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड मोड की बात करूँ ना, तो ये क्या अनलॉक करता है, ये फुल 32 बिट जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं प्रोसेसर की उनको अनलॉक करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर प्रोटेक्टेड मोड। अब ये क्या अलाउ करता है, जो आपका रियल मोड था वो कितना एक्सेस दे रहा था, 1 MB ऑफ मेमोरी। अब ये जो प्रोटेक्टेड मोड है ये क्या अलाउ करता है, आपकी 4 GB ऑफ मेमोरी।
दैट्स वाई वी हैव सेड कि ये 32 बिट जो कैपेबिलिटीज है ना 8036 माइक्रो प्रोसेसर की, उनको अनलॉक कर रहा है। मतलब अब जो 80386 की 4 GB मेमोरी है वो मैं यूज कर सकती हूँ व्हेन आई एम यूजिंग प्रोटेक्टेड मोड, या फिर जब मैं प्रोटेक्टेड मोड पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या अनेबल करने वाला है मुझे बताओ, मल्टीटास्किंग को भी और मेमोरी प्रोटेक्शन को भी। अगेन ये क्या है, फीचर्स ऑफ 80386। क्लियर। अब अगेन ये भी जो है ये किस पे काम करेगा, विंडोज और लिनक्स पे काम करने वाला है ना। वर्चुअल 8086 मोड क्या है, अब ये भी अगेन आपका जो 8086 है ना उसके रियल मोड एप्लीकेशन से ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इतना ये है नहीं, जस्ट इट इज यूज्ड फॉर योर डॉस बेस्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो डॉस बेस्ड प्रोग्राम्स की अगर आपको नॉलेज होगी तो उसके लिए जो है ना ये यूज होता है, वाइल स्टिल टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर मॉडर्न सिस्टम कैपेबिलिटीज ओनली। तो दीज आर द 3 ऑपरेटिंग मोड्स जिन पे हमारा 80386 जो है वो वर्क करता है। सो आई होप आपको ये फीचर्स अब याद ही हो गए होंगे मोस्टली, बस एक बार आपको देखने की देर है एंड यू कैन राइट इन एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबल 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हमने बोला। देन वेरी लार्ज एड्रेस स्पेस क्यों है, आई हैव एक्सप्लेन्ड। देन इंटीग्रेटेड एमएमयू, क्योंकि इसके अंदर सेगमेंटेशन और पेजिंग है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन 3 स्टेज पाइपलाइन है, 3 स्टेज पाइपलाइन है, दैट इज फेच एग्जीक्यूट एंड सॉरी फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। देन मल्टीटास्किंग, देन ऑपरेटिंग स्पीड ये है। एंड देन 2 वर्जन्स है हमारे 80386 के, दैट इज SX एंड DX। देन इट कैन बी ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट मोड्स, दैट इज रियल, प्रोटेक्टेड एंड वर्चुअल मोड, ठीक है। तो ये जो है आपको फीचर्स में लिखना होगा। आई हैव मतलब मैंने बहुत टाइम दिया है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, फीचर्स वाले, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो PYQs आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। So these were all features. Now let us move on to the architecture of 80386, ठीक है। तो architecture of 80386 ना यहाँ पे आपको complicated दिखेगा। Let me take you in browser. I will search first. सो हियर यू कैन सी इन इमेजेस, देखो यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। रियल मोड है ना, ऑपरेटिंग मोड्स इसके अंदर क्या क्या है, प्रोटेक्टेड मोड है, देन आपके पास आ जाएगा क्या, वर्चुअल मोड। सो ये सारी चीजें हैं। लेट मी सी द डायग्राम। यस, दिस इज द डायग्राम आई वांट। यस, दिस वन, ठीक है। तो आप भी यही वाला डायग्राम जो है ना रेफर करना, इट इज वेरी सिंपल डायग्राम। लेट मी अगेन, आई विल टेक दिस, ठीक है, आई विल शो यू। यस, सी दिस। अब मैं इसकी वेबसाइट पे आ गई हूँ। नाउ सी यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। यहाँ पे देखो सब चीजें लिखी हैं, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, देन 2 raised to 32 बिट ऑफ फिजिकल मेमोरी, देन मल्टीटास्किंग, प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, देन वी हैव फीचर्स। देखो फीचर्स के अंदर वही सारी चीजें बताई हुई हैं जो हमने पढ़ ली हैं, राइट। ये क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, डेटा बस, एड्रेस बस ऑफ 32 बिट, फिजिकल मेमोरी, देन अगेन आपकी ये देखो फ्रीक्वेंसी, सेम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज हमने देखी, देन 3 स्टेज पाइपलाइन ये वाली, है ना। तो ये सब चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड दीज आर द मोड्स। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं आर्किटेक्चर पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप भी ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, so this is the thing, that is the architecture of your 80386 microprocessor। अभी क्या है ना इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये 3 मेजर यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है आपका आर्किटेक्चर। अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई इस पे फिक्स, ठीक है। तो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 80386 का जैसे मैंने बोला 3 मेजर यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला यूनिट आपको नजर आ रहा होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि है MMU, ठीक है। तो ये आपका एक यूनिट है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, इसको हमें पार्ट्स में पढ़ना है। पार्ट्स में पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो MMU एक पढ़ना है। सेकंड आपका क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट, ये वाला यूनिट, ठीक है, जो आपको ये वाले डब्बे में दिख रहा है। उसके बाद आपके पास है बस इंटरफेस यूनिट, दैट इज दिस वन, ठीक है। बाकी आपके इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट है और ये कोड प्रीफेच यूनिट है, बट इंपॉर्टेंट आपके ये 3 मेजर है, ठीक है। बाकी ये आपके थोड़े से माइनर, आप इनको समझ सकते हो। क्लियर। अब एक एक यूनिट क्या करता है इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर ओपन कर लिया है तो मैं आपको मतलब एकदम बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि हाँ क्या यूनिट, एक एक यूनिट क्या करने वाला है, ठीक है। तो चलो MMU क्या है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। ये क्या हैंडल करने वाला है मुझे बताओ, मैं अगर वापस से अपने नोट्स में जाऊं एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं,
इंटीग्रेटेड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है इसके अंदर? सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। यस, तो यही करने वाला है, यही हैंडल करने वाला है। अच्छा, ऐड आ गया क्या? ओके तो यहाँ पे क्या है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ये क्या हैंडल करेगा? ये सेगमेंटेशन एंड पेजिंग को हैंडल करेगा। इसका मतलब आपका जो मेमोरी यूजेज है वो एफिशिएंट करेगा। क्लियर? नाउ इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर आपका एडर रजिस्टर होता है, आपका प्रोटेक्शन टेस्ट यूनिट होता है, आपका एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब जो भी मैं बोल रही हूँ, है ना? एडर रजिस्टर, लिमिट एंड एट्रीब्यूट पीएलए, यहाँ पे एडर, पेज केक एंड देन कंट्रोल एंड एट्रीब्यूट पीएलए। तो ये सब चीजें क्या हेल्प करने वाली हैं? अगेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी में हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। देन यू हैव एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करने वाला है? ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब ये अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके ये प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो वो कौन से कंपोनेंट्स है? देखो, सबसे पहला आपका बैरल शिफ्टर। ये क्यों यूज किया जाता है? आपकी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना, उनको करने के लिए बैरल शिफ्टर यूज किया जाता है, अगेन फास्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। ओके, देन आपका एएलयू, ये देखो यहाँ पे ALU, ये ALU अगेन क्या है? आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो ये क्या करने वाला है? आपका वही काम, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अगेन अरिथमेटिक और आपके लॉजिकल कैलकुलेशंस। फिर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड है, अगेन मल्टीपल डिवीजन ऑपरेशंस के लिए। फिर आप देखो तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर अपना स्टोर करने का काम करेगा। देन यहाँ पे डिकोड एंड सिक्वेंसिंग है, अगेन ये ट्रांसलेट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। काय में ट्रांसलेट करते हैं? आपके मशीन कमांड्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो ये एग्जीक्यूशन यूनिट करता है। अगेन आई एम मतलब बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। देन ये देखो बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट ये क्या मैनेज करता है? डेटा ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। आपके प्रोसेसर और मेमोरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बस है, बस इंटरफेस यूनिट है। ठीक है, ओके। अब ये मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर, ये हमने समझ लिया। इसके अंदर क्या क्या है? देखो, रिक्वेस्ट प्रायोरिटाइजर है, देन वी हैव एड्रेस ड्राइवर, पाइपलाइन कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सर, ट्रांसीवर। तो ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती हैं। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट है, यहाँ पे यू हैव अ कोड प्रीफेच यूनिट। सो दीज आर द थिंग्स एंड ये आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर है। आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। एंड ये मैं आपको भेज भी दूंगी, चाहो तो आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से आपको वैसे तो पीपीटी में भी है, पीपीटी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल वाला जो है ना यहाँ पे दिखा दिया। ओके, आई होप कि इट इज वेरी क्लियर। बाकी यहाँ पे भी देखो, इट हैज 6 फंक्शनल यूनिट्स जो कि यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मैं यहाँ पे सारी चीजों की जो है ना यहाँ पे नॉलेज है। मैंने वेबसाइट पहली बार खोली है, आई एम हैप्पी कि हर चीज यहाँ पे जो है ना क्लियरली मेंशन्ड है एंड वी हैव आल्सो डन द सेम थिंग, है ना? यही सारी चीजें जो है हमने पढ़ी हुई हैं। सो वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। ओके, चलो, तो आर्किटेक्चर, यही आर्किटेक्चर ड्रॉ भी करा हुआ है मैंने, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता होगा अगेन। चलो, अब ये देखो, ये है 5 फंक्शनल यूनिट्स, दैट इज योर बस इंटरफेस यूनिट, कोड प्रीफेच यूनिट है। अब 5 फंक्शनल यूनिट्स, मैंने मेजर यूनिट्स आपको 3 ही बताए, कौन सा? बस इंटरफेस, एग्जीक्यूशन और मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन ये 2 भी थे, तो हम इंक्लूडिंग देम ऑल्सो हम इनको 5 फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। कौन से हैं? यहाँ पे देख लो, बस इंटरफेस, कोड प्रीफेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड योर MMU। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड इट इज वेरी सिंपल। अब एक एक करके ना हम देखेंगे। चलो, बस इंटरफेस यूनिट को पढ़ते हैं पहले। बस इंटरफेस यूनिट, अब यहाँ पे इसको मैंने बड़ा करके बना लिया है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं ये हम एक्सट्रीम जो है ना अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पीपीटी के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, ये जो है आपका यूनिट 1, ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, सेम, एवरीथिंग इज सेम, वर्जन्स के बारे में बात हो रही है। ये है आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा आप डर जाते हैं इसलिए मैंने नहीं दिखाया। देन ये आर्किटेक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, एंड यस दिस इज द थिंग। ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट, तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, सब चीजें सेम है, बट आई बिलीव कि मैं आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझा दूंगी। एवरीथिंग इज रिटन ऑल्सो बिलो। ठीक है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, बस इंटरफेस यूनिट को समझेंगे। बस इंटरफेस यूनिट को BIU भी बोलते हैं। कैसे, क्या एक्ट करता है ये, क्या मतलब? सो इट इज द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन योर 80386 माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और आपका जो प्रोसेसर है उसके साथ ये क्या कम्युनिकेशन ब्रिज जो है ये बनाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो BIU है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द प्रोसेसर टू मेमोरी
एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये कनेक्ट करता है। ये क्या है, ये बस इंटरफेस यूनिट, इट होल्ड्स अ 32-bit बाई डायरेक्शनल डेटा बस एज वेल एज 32-bit एड्रेस बस। अब देखो ये तो आपको पता ही है, देखो डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ये हमेशा याद रखो, एक ही बस बाई डायरेक्शनल होती है, बाकी आपकी जो एड्रेस बस है वो क्या होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो डेटा बस है वो क्या है, इसके दो एरो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एड्रेस बस है उसके एक ही एरो है, ठीक है। तो ये बस इंटरफेस यूनिट है, ये आपकी बाहर की मेमोरी है, ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, एंड ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर के साथ इनका जो है ना कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है, ये आपका बीच में जो खड़ा है, दैट इज योर बस इंटरफेस यूनिट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ड्यूरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड और राइट ऑपरेशन, जो हमारा BIU है ये क्या जनरेट करता है, सिग्नल्स को जनरेट करता है फॉर एक्टिवेटिंग द डेटा एंड एड्रेस बस इन ऑर्डर टू फेच द डेटा फ्रॉम डिजायर्ड एड्रेस। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफर हैंडल कर रहा है, ये तो हमने समझ लिया। अब ये जो प्रोसेसर है, इसको डेटा तो मिलना चाहिए ना, कैलकुलेशंस के लिए डेटा तो मिलना चाहिए। तो जब डेटा की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, जो आपका बेसिकली यहाँ पे ये जो डेटा बस है, इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि इसको लाइक यहाँ पे मैंने लिखा था, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है फॉर एक्टिवेटिंग देम, है ना। डेटा की जरूरत है तो डेटा मिल गया। अब BIU अगेन मैंने बोला, आपका जो बस इंटरफेस यूनिट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग दिस डेटा, एंड ये इस डेटा को लेके क्या करेगा, ये खुद तो कुछ नहीं कर सकता, इसका काम सिर्फ कम्युनिकेशन करवाना है ना। यानी कि जो पार्सल वाला होता है या डिलीवरी बॉय होता है ना, वो क्या क्या है, उसका काम क्या है, यहाँ से लेना और यहाँ पे देना, है ना। तो ये यहाँ से लेगा तो यहाँ पे देगा, या फिर यहाँ से लेगा तो यहाँ पे देगा, और इसका कोई प्रोसेसिंग वाला कोई काम है क्या, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका काम बस इतना है कि डेटा को फेच करना एंड उसको ब्रिंग करना टू द डिजायर्ड पोजीशन। अब सिमिलरली, जो आप व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू स्टोर रिजल्ट्स बैक इनटू द मेमोरी, तो आपका BIU क्या टेक केयर करेगा, इट विल टेक केयर दैट द डेटा, वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो मेमोरी के अंदर लिख दिया जाए, राइट कर दिया जाए, ठीक है। तो वैसे तो इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ भी गए होगे अभी तक, लेकिन ठीक है। अब 32-bit बायडायरेक्शनल डेटा बस को यूज किया जाता है, दैट कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। अब वो सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। अब ओके, ठीक है, ड्यूरिंग डेटा इंस्ट्रक्शन रीड और राइट, तो बस देखो इसका इतना ही काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका काम क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल इसका काम है, यही है। जस्ट आपका क्या जो जो डेटा है उसको क्या करने वाला है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है तो उसको कौन सी वाली बस को क्या सिग्नल देने हैं, वो जानता है उसको कौन सी बस को सिग्नल देने हैं। अब एड्रेस बस और डेटा बस का काम क्या है, ये हमें सबको पता है। लास्ट ईयर या लास्ट ईयर नहीं, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट था, DLD का लास्ट यूनिट था, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स हमने वहां पे कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो यूनिट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बसेस की नॉलेज होगी, अदरवाइज ठीक है, बसेस की नॉलेज बहुत सिंपल है। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस कैरी करता है, डेटा बस क्या करता है, डेटा कैरी करता है, ठीक है। तो ये सारी आपका बसेस होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये इसके अंदर क्या है ना, ये आप लर्न ही कर लो, क्योंकि इनकी एकदम डिटेल मतलब सिलेबस में नहीं है कि हमें एक एक इसको डिटेल जो है ना समझाना है। सो आई एम ऑल्सो नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका यूनिट, देन वी हैव कोड प्रीफेच यूनिट, ये है कोड प्रीफेच यूनिट, ठीक है। ओके, आई विल, ओके। अब कोड प्रीफेच यूनिट का मतलब क्या है, आप अगर वर्ड ही देखो या इसका टाइटल ही देख लो, कोड प्रीफेच, प्रीफेच का मतलब क्या है, प्री का मतलब पहले, और फेच का मतलब कि फेच करना, राइट। मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है या फिर कोड जो है, कोड को हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सिर्फ क्या करने वाला है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फेच करने वाला है। अब प्री फेच का मतलब से आप क्या समझ सकते हो कि इट विल हेल्प इन speeding up the execution by fetching instructions before they are needed, है ना। that's why it is called as your code prefetch unit, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये प्रीफेचर है आपका 16 बिट कोड की क्यू है 1 से लेके 16 तक, ठीक है। तो वन आफ्टर द अदर आपका जो प्रोसेसर है उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये आपका ये मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन बाइट 1, इंस्ट्रक्शन बाइट 2, 3, 4 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइट्स होते हैं। ये आपका प्रीफेचर यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे 16 बाइट यानी कि यही जो है ना, यही चीज आप ऐसे भी बना सकते हो छोटे फॉर्मेट में, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है, ये प्रीफेचर है और नीचे 16 बाइट का कोड क्यू है। आप चाहो तो ऐसे बनाओ या चाहो तो ऐसे बनाओ, ठीक है। या तो दोनों भी बना दो, आपको दोनों भी बनाने हैं तो। लेकिन दिस यूनिट फेचेस वन डबल वर्ड दैट इज 32 बिट्स इन सिंगल एक्सेस। अब ये डबल वर्ड्स, ये सारे डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर से। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये 32 बिट ऑफ डेटा को क्या कर लेता है, मतलब फेच कर लेता है। ओके, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड वन एट अ टाइम, आपका जो कोड प्रीफेच यूनिट है ये क्या कर लेता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एडवांस में ही फेच करके रख लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 होगा पहले एग्जीक्यूट, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ये एडवांस में ही फेच करके रखता है। ये एडवांस में ही फेच करने वाले फीचर ने इसको प्री फेचर नाम दिया है, ठीक है ना। अब ये जो 80386 है ये कौन सी इंस्ट्रक्शन क्यू यूज कर रहा है मुझे बताओ अगेन, 16 बाइट की, है ना। तो 16 बाइट की इसके अंदर क्या होने वाला है, आपके जो प्री फेच्ड इंस्ट्रक्शंस है ना, जो एडवांस में उसने फेच करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो इस 16 बाइट कोड क्यू के अंदर क्या होने वाले हैं, स्टोर होने वाले हैं, ठीक है। अब द यूनिट फेचेस वन डबल वर्ड, मैंने आपको बोला इन अ सिंगल मेमोरी इंश्योरिंग फास्टर इंस्ट्रक्शन अवेलेबिलिटी। अब डबल वर्ड का मतलब होता है 30 बिट ऑफ डेटा, 32 बिट ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये जो कोड प्रीफेच यूनिट है, मैंने आपको बोला है 32 बिट का मतलब 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स ऑफ डेटा को एट अ टाइम क्या करेगा, फेच करेगा। फेच करना मतलब समझ रहे हो ना, लेना, ठीक है। अब एक मेमोरी साइकिल अगर हो गई, इसका मतलब एक मेमोरी साइकिल में 32 बिट ऑफ डेटा फेच हो गया, ठीक है। ओके, अब सिंस फेचिंग हमारा जो लार्जर टाइम मतलब जो चंक ऑफ डेटा है वो एक बार में ले लिया जाता है, एंड देन आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली इंप्रूव कर लिया जाता है। तो बस यही काम है इस प्री फेचर का, और कोई काम नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्री फेचर। देखो पढ़ लेते हैं। इट इज यूज टू फेच द इंस्ट्रक्शन इन एडवांस, दैट इज व्हाइल द एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट्स द करंट इंस्ट्रक्शन। मतलब एक इंस्ट्रक्शन को वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उससे ही पहले प्रीफेचर क्या कर लेता है, उसके आगे के भी इंस्ट्रक्शंस को एडवांस में फेच करके रख लेता है। ओके, the prefetch unit fetches that instruction from memory and stores it in 16 byte of prefetch queue। जो मैंने आपको बोला, वो जो prefetch unit जो भी कोड को जो है फेच कर लेता है एडवांस में, वो इस कोड क्यू के अंदर रखता है। then the sequence in which the instruction are fetched and get stored in queue depends on order they exist in the memory। obviously order में, इसीलिए तो ये 1 2 3 नीचे से गया है। so that is the order, एक particular sequence जो है वो follow होती है। then we have third one, that is instruction decode unit। इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट के अंदर आपके पास क्या है, देखो दिस यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रीफेच क्यू। आपकी जो यहाँ पे ये प्रीफेच क्यू है, इसके अंदर जो प्रीफेच आपका जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो पहले से फेच होके इस क्यू के अंदर रखे हैं, अब उनको हमें क्या करना है, डिकोड भी तो करना है, ठीक है। वो डिकोड करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट है। अब समझ में आ रहा है फ्लो, है ना, कैसे क्या चीज, हर चीज इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, आई वुड से, है ना। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या है, डिकोड एंड सिक्वेंसिंग है। यहाँ पे आपका कंट्रोल रोम है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, देन डिकोड इंस्ट्रक्शन क्यू है यहाँ पे देखो। लेकिन काम कहाँ से चल रहा है, आपके प्रीफेचर से चल रहा है। ये आपका प्रीफेचर ही तो है। यहाँ पे आपका 16 बाइट कोड क्यू है, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन बाइट्स हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन बाइट्स कौन से हैं, ये वाले मेमोरी के इंस्ट्रक्शन बाइट्स। अब ये मेमोरी के इंस्ट्रक्शन बाइट्स कहाँ पे जा रहे हैं, प्रीफेचर में जा रहे हैं, और ये प्रीफेचर की क्यू से कोड कहाँ पे जा रहे हैं, आपके डिकोड इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल फॉलो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्यू है। इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा यहाँ पे, एंड देन इट विल गो इन दिस, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन डिकोड क्यू। अब ये क्या करता है, देखो दिस यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रीफेच क्यू। द इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट टेक्स द इंस्ट्रक्शन बाइट्स फ्रॉम द कोड प्रीफेच क्यू एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू द माइक्रो कोड, है ना। तो ये कहाँ ट्रांसलेट करता है, ये जो क्यू में से ये कोड ले रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, फेच करने के बाद ट्रांसलेट करता है इनटू माइक्रो कोड्स। समझ में आ गई बात, ओके।
द decoded instructions are then stored in the instruction queue. तो यहाँ पे ये instruction queue के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं. They are passed to control section for deriving the necessary control signals. है ना. ओके, आई होप अभी तक जो है आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, यहाँ पे अगर आपको ये कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सेक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो कंट्रोल सेक्शन कुछ नहीं करता, वो सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि आपके प्रोसेसर को गाइड करते हैं कब क्या करना है ना. और ये सिग्नल्स प्रोसेसर को बता रहे होते हैं कि अभी ये ऑपरेशन करना है, अभी एडिशन करना है, अभी मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है ना. सो ये होता है कंट्रोल सेक्शन. क्लियर. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन क्यू का काम क्या है. सो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है हर चीज, लेकिन थोड़ा सा इजीली अगर हम समझेंगे हर एक चीज को तो इजीली समझ में भी आ जाएगी. ठीक है. तो देखो ये क्वेश्चन क्योंकि 10 मार्क के लिए आता है, इसीलिए आपको क्या करना है ना, इसको ऐसे छोटी छोटी चीजें लिखनी है. ध्यान रखो ये जो आपके डायग्राम्स है ना, आप मतलब टू द एक्सटेंट आप क्लियर सेम बना पाओ. इतना भी नहीं कि एक एक बस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एक आध दो आप मिस कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू मतलब क्लोन द सेम डायग्राम. ठीक है. तो चलो यहाँ तक हमने कितने डायग्राम देख लिए, बस इंटरफेस का देख लिया, कोड प्रीफेच यूनिट देख लिया, इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट भी देख लिया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जीक्यूशन यूनिट. एग्जीक्यूशन यूनिट ऐसा दिखता है, मैंने आपको दिखाया था, बैरल शिफ्टर, मल्टीप्लाई या डिवाइड, रजिस्टर, एएलयू, डिकोड एंड सिक्वेंसिंग. अब ये देखो डिकोड एंड सिक्वेंसिंग एंड कंट्रोल रूम, ये थोड़ा सा जाना पहचाना नजर आ रहा है. ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने जो पहला यहाँ पे जो पढ़ा है वो यहाँ पर ये आपके इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट के पास से आया है ना. इसका मतलब अब जो डेटा आएगा, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे डिकोड कर दिए हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट के, वो जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस है वो अब कहाँ पे आ जाते हैं, आपके एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. सो ये जो इंस्ट्रक्शंस अब ये एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, ऑब्वियसली उनको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड टू द एग्जीक्यूशन यूनिट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस. अब मुझे बताओ, देखो ये बस इंटरफेस यूनिट से क्या हुआ, हमें जो है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेट से, ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के पास भी जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा, जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, है ना. आपका जो डेटा है आपको डिजायर्ड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन पहले तो हम मेमोरी से डेटा लेंगे. तो हमने क्या किया, आप ऐसे समझो, अभी मेमोरी से डेटा हमने प्रोसेसर 80386 लिखा है ना, इसका मतलब मेमोरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर के अंदर हमने डेटा ले लिया. अब कोड प्रीफेच यूनिट ने क्या किया, एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ा. अब प्रीफेचर क्या करने वाला है, एक एक को क्या कर लेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ पढ़ लेगा, एक साथ प्रीफेच कर लेगा एंड अपने 16 बाइट कोड क्यू के अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा. उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट क्या करेगा, वो जो प्रीफेच डेटा है उसको वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, है ना, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस थे प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस, अब ये प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस को ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा. अब जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगे. वेरी सिंपल, है ना. सो ये काम था आपके. चलो एग्जीक्यूशन यूनिट को अभी और अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फ्लो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा. Now, the control unit contains the microcode and parallel hardware for fast multiply, divide and effective address calculation. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लो आप, कंट्रोल रोम है. ठीक है. एंड बेसिक चीजें अगर मैं आपको समझाऊं ना, आप डिकोड कर लो ना, तो आपके इंस्ट्रक्शन जैसे हमने देखा, तो एग्जीक्यूशन यूनिट, इसको ईयू भी बोलते हैं, इसके अंदर आ गए. ईयू क्या, या फिर एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करने वाला है एक्चुअल ऑपरेशंस. वो ऑपरेशंस कौन से हैं, वो ऑपरेशंस आपके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एनीथिंग. सो ये जो ऑपरेशंस है ये कौन परफॉर्म करने वाला है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करने वाला है. अब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट कंटेन्स माइक्रो कोड एंड पैरेलल हार्डवेयर फॉर फास्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन. यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसके पास क्या है, स्पेशल प्री प्रोग्राम्ड स्टेप्स होते हैं. प्री प्रोग्राम्ड स्टेप्स को ही क्या बोला जाता है, माइक्रो कोड बोला जाता है. ठीक है. तो ये माइक्रो कोड को मतलब कौन हैंडल, मतलब ये बेसिकली क्विकली हैंडल करने के लिए ये माइक्रो कोड को यहाँ पे यूज किया जाता है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होते हैं, पैरेलल हार्डवेयर होता है, मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, आपको एक ही बार में प्रोसेस करना है, सो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस मेक्स योर एग्जीक्यूशन अगेन फास्टर. ठीक है. नाउ दिस यूनिट हैज अ 32-bit ALU that performs the operation over 32-bit data in one cycle.
इसका मतलब जो आपका ALU है ये क्या है बताओ मुझे, ये आपके प्रोसेसर का पार्ट है जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। अब 80386 प्रोसेसर है तो इसमें हमने पहले ही जो पॉइंट्स है उसमें देख लिया था, इसके पास क्या है 32 बिट ALU है। 32 बिट ALU का मतलब ये क्या हैंडल करेगा, 32 बिट नंबर्स एट वंस। तो ये किससे फास्टर हो गया, अगेन 16 बिट प्रोसेसर से फास्टर हो गया। ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ 8 जनरल पर्पस एज वेल एज 8 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, देखो आपके पास जो प्रोसेसर्स होते हैं, अभी रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो रजिस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं जहाँ पर आप टेम्परेरी डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। आपके पास टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस। अब जनरल पर्पस जो कि आपके कॉमन ऑपरेशंस के लिए यूज होंगे, और जो जनरल स्पेशल पर्पस है ये स्पेसिफिक टास्क जैसे कि एड्रेस कैलकुलेशन हो गया या फिर आपकी स्टैक हैंडलिंग हो गई। तो ये सारी जो स्पेसिफिक टास्क है इनको स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसके पास 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी हैं एंड 8 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी हैं। ओके, नाउ दीज आर यूज्ड फॉर डेटा हैंडलिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो आपके जो रजिस्टर्स हैं ये डेफिनेटली क्या स्टोर करेंगे, आपका टेम्पररी वैल्यूज और मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल हेल्प द प्रोसेसर क्विकली एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, सो ये था आपके एग्जीक्यूशन। अब डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हमने प्रोसेस समझ लिया कि हाँ इस यूनिट में क्या होने वाला है तो डायग्राम आप समझेंगे। देखो बैरल शिफ्टर है, ये बैरल शिफ्टर क्या करने वाला है, बैरल शिफ्टर एक हार्डवेयर यूनिट है जो कि क्विकली शिफ्ट कर देगा आपके बाइनरी नंबर्स को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ शिफ्टर। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग काय में करता है, बाइनरी नंबर्स के बीच में क्विकली शिफ्टिंग करता है। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड रजिस्टर, ये मल्टीप्लाई डिवाइड रजिस्टर अगेन ये स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जो कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है या फिर आप ऐसे कह सकते हो एग्जीक्यूट करता है। देन यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर मैंने आपको बता दिए रजिस्टर क्या काम करने वाले हैं आपके। बेसिकली देखो ये आपके पास जनरल पर्पस है और क्या है, स्पेशल पर्पस है। तो टाइप्स वगैरह लिखे हुए हैं, वी विल स्टडी देम नाउ, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्स भी प्रेजेंट है। देन वी हैव ALU, ऑब्वियसली मेन यूनिट दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। देन यू हैव कंट्रोल रोम, ये कंट्रोल रोम क्या करता है, ये जो आपके माइक्रो कोड के इंस्ट्रक्शंस है ना एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जो ऑपरेशंस आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो वो जो माइक्रो कोड यानी कि जो प्री प्रोग्राम्ड कोड्स हैं वो आपके कंट्रोल रोम के अंदर प्रेजेंट है जिनका यूज करके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, देन डिकोड एंड सीक्वेंसिंग, डिकोडिंग एंड सीक्वेंसिंग क्या इंश्योर कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेसिकली राइट ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो। ठीक है ना, 2+3, तो 2+3 ही होना चाहिए, एक सीक्वेंस है, एक राइट ऑर्डर है जो कि कौन इंश्योर करता है, डिकोड एंड सीक्वेंसिंग इंश्योर करता है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड एग्जीक्यूशन यूनिट मेन है आपका पार्ट, तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दिया। चलो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, MMU। अगेन इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है, दो सेपरेट यूनिट्स हैं, सेगमेंटेशन यूनिट एंड पेजिंग यूनिट, है ना। तो ये देख लो, ये आपका जो है आप इसको ऐसे देख सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो आपके पूरा आर्किटेक्चर है उसमें से ये पार्ट है आपका सेगमेंटेशन यूनिट, और पेजिंग यूनिट इसके अंदर होते हैं। तो जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है ये, तो इसमें दो यूनिट हमने बोले, तो एक एक यूनिट को जो है हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो सेगमेंटेशन यूनिट, चलो वैसे अगर मैं आपको पहले बता दूं, ये वाला डायग्राम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो एडर रजिस्टर है, एडर रजिस्टर का काम क्या है, आपके एड्रेस कैलकुलेशन। ठीक है, एडर यानी कि एडिशन नहीं, एडर एडर मतलब कि एड्रेस कैलकुलेशन। ठीक है, ये एड्रेस कैलकुलेशन करता है। देन प्रोटेक्शन टेस्ट यूनिट, यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन टेस्ट यूनिट का काम क्या है, ये इंश्योर करता है जो आपकी मेमोरी है इट एक्सेस मतलब जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको जो है परफेक्टली फॉलो करे और उनको एक्सेस करे। ठीक है, प्रोटेक्शन टेस्ट यूनिट, कुछ सिक्योरिटी रूल्स ऑब्वियसली हर चीज में होते हैं, सो ये वो एक्सेस करता है। देन लिमिट एंड एट्रीब्यूट PLA, लिमिट एंड एट्रीब्यूट PLA ये क्या करने वाला है, आपके जो लिमिट्स हैं या फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं ना मेमोरी एक्सेस करने के लिए उनको स्टोर करता है। ठीक है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि इतनी ही जो मेमोरी है मुझे एक्सेस करनी है, सो ये कौन इंश्योर करता है, आपका लिमिट एंड एट्रीब्यूट PLA। देन यहाँ पे देख लो कंट्रोल एंड एट्रीब्यूट PLA, तो कंट्रोल एंड एट्रीब्यूट PLA क्या करता है, आपकी जो परमिशंस हैं
उनको मैनेज करता है। मेमोरी एक्सेस की हमेशा हमें कोई आपको मतलब ये नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, है ना। कोई चीज प्राइवेट होती है, प्रोटेक्टेड होती है, कोई पब्लिक होती है। तो जो परमिशंस है वो आपका जो यूनिट जो मैनेज करता है वो ये आपका कंट्रोल एंड एट्रीब्यूट पीएलए है, ठीक है। देन आपके पास पेज केक है। अगेन पेज केक का काम आपके पास जो रिसेंटली एड्रेस्ड मेमोरी होती है ना, या फिर जो रिसेंटली एड्रेस्ड आपने अभी अभी कोई पेज ओपन किया है, रिसेंटली कोई पेज ओपन किया है एंड आपको क्या चाहिए, रिस्टोर करना है उस सेशन को, सो दैट इज स्टोर्ड ओवर हियर इन पेज केक, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एमएमयू है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेगमेंटेशन यूनिट। एमएमयू क्या चेक करता है, देखो एमएमयू सिर्फ ये चेक करता है इफ द प्रोग्राम कैन एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन और नॉट, ठीक है। परमिशंस में हमने देखा क्या क्या परमिशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो कि ये स्टोर करता है हर मेमोरी सेगमेंट के लिए। इसीलिए इसके पास क्या है, दो सेगमेंट्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली हो जाए। सो फर्स्ट थिंग इज योर सेगमेंटेशन यूनिट एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर पेजिंग यूनिट। Segmentation unit is responsible for dividing the memory into logical segments. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लॉजिकल सेगमेंट्स में क्या करता है, ये डिवाइड कर लेता है आपकी मेमोरी को, यानी कि हर सेगमेंट, हर ईच सेगमेंट इट हैज इट्स पीएल। पीएल मींस प्रिविलेज लेवल, जिससे हमें समझ में आता है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है और कौन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब देखो ये आपके प्रिविलेज लेवल्स हैं, पीएल, ठीक है। तो ये प्रिविलेज लेवल्स हैं, दैट इज PL0, PL1, PL2, PL3, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो ये तो बाइट्स हैं, डेटा है, प्रोग्राम है जो आपके उस पर्टिकुलर पीएल के अंदर प्रेजेंट है। लेट से आपका ये PL0 है। PL0 का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, मोस्ट सिक्योर डेटा, ठीक है। और जितना आपका सीरीज बढ़ती जा रही है उतना आपका लीस्ट सिक्योर डेटा, यानी कि इसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है। समझ में आ गया पीएल वाला सेक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये डायग्राम जो है ना, देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम मेमोरी है। प्रोग्राम मेमोरी आपके प्रोग्राम्स के कोड को स्टोर कर रहा है। डेटा मेमोरी, डेटा मेमोरी स्टोर कर रहा है आपके प्रोग्राम के डेटा को। पीएल यानी कि प्रिविलेज लेवल, अगेन ये आपके एक्सेस कंट्रोल को डिफाइन करना है। मैंने आपको बता दिया अभी प्रोग्राम अगर PL0 में रन कर रहा है इसका मतलब ये सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब PL1 अगर है, देखो यहाँ पे ये PL0 है तो ये क्या कर सकता है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को, लेट से वो PL1 में है, PL2 में, वो मैटर नहीं करता, वो सारे प्रोग्राम के जो डेटा है उसको एक्सेस करेगा। अगर PL1 है ना, अगर आपका प्रोग्राम इट इज रनिंग इन PL1 तो ये एक्सेस कर सकता है सिर्फ PL1, PL2, PL3 आगे आगे को, लेकिन PL0 को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात। अब अगर प्रोग्राम PL2 में रन कर रहा है ना, तो वो सिर्फ PL2, PL3, PL4 इनको ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन PL1 और PL0 को एक्सेस नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया लॉजिक, है ना। ओके ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द सेगमेंटेशन यूनिट ऑफर्स अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कोड और डेटा प्रेजेंट इन द मेमोरी फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इट गिव्स 4 लेवल प्रोटेक्शन टू द डेटा और कोड प्रेजेंट इन द मेमोरी। एवरी इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी इज असाइंड अ प्रिविलेज लेवल। अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया PL4, PL5, लेकिन एग्जैक्ट में जो आपका प्रिविलेज लेवल है वो 4 लेवल का होता है, PL0 एंड PL3, ठीक है। PL0 to PL3, यहाँ पे PL0 is the highest priority and PL3 is the lowest priority. Suppose a file either data या फिर code it is needed to be accessed is stored in the memory at PL0, है ना। Then only those programs which are working at PL0 बेसिकली आप इसको 0 बोलोगे, would be able to access that file while other programs will not be able to access the same file. ओके यही जो चीजें मैंने आपको बताई, PL0 ये क्या एक्सेस करेगा, PL0, PL1, PL2, PL3। PL1 है तो वो सिर्फ PL1 से आगे के PLs को एक्सेस करेगा। PL3 है तो वो सिर्फ PL3 को एक्सेस करेगा। PL1, PL2, PL0 को एक्सेस नहीं करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके यस, देन वी हैव द पेजिंग यूनिट, ठीक है।
अब पेजिंग यूनिट क्या करता है? पेजिंग यूनिट ना आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है अगेन उसको डिवाइड करता है, लाइक फिक्स्ड साइज पेजेस के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, है ना, मेमोरी तो काफी होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड साइज पेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं टास्क को, एंड वो कौन करता है? पेजिंग यूनिट करता है हमारा। सो दिस हेल्प्स इन एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड सपोर्ट्स योर मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब देखो, पेजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट वेयर अ कंप्यूटर will store and retrieve the data from a device secondary storage to primary storage, ठीक है। तो आपका जो डिवाइस की सेकेंडरी स्टोरेज है उससे लेके वो प्राइमरी स्टोरेज में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है या फिर रिट्राइव करता है। क्लियर? नाउ सेकेंडरी स्टोरेज इज वेयर द डेटा इन अ कंप्यूटर इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना। और जो पेजिंग यूनिट है इट ऑपरेट्स, देखो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेजिंग में, इतना याद रख लेना। द पेजिंग यूनिट ऑपरेट्स ओनली इन प्रोटेक्टेड मोड एंड इट चेंजेस द लीनियर एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो जो लीनियर एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है एंड इट ऑपरेट्स ओनली इन द प्रोटेक्टेड मोड। बताओ प्रोटेक्टेड मोड को ही क्यों यहाँ पे बोला है? बिकॉज वी हैव 3 ऑपरेटिंग मोड्स, दैट इज रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड योर वर्चुअल मोड, ठीक है। Basically, it changes the overall task map into pages and each page has a size of 4K, ठीक है। 4K का हर पेज का साइज होता है। द पेजिंग यूनिट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका MMU, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे यूनिट्स, जो कि मेन यूनिट्स थे, जो भी यूनिट्स थे हमने सब कवर कर लिए हैं, ओके। 5 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट, कोड प्रीफेचर यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड योर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो हमने 5 फंक्शनल यूनिट्स को यहाँ पे मैनेज कर सॉरी पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल पे। अब जो चीजें हमारी थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है, अच्छे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल, इसमें हमारे ये क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल ये क्या डिफाइन करता है, हाउ मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन अ सिस्टम, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो देखो आपके यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट जो कि डिफाइन करता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर होना चाहिए, कौन से डेटा टाइप में। रजिस्टर्स, आपका, आपको पता है रजिस्टर्स का काम क्या है ना, आपकी जो डेटा है बेसिकली टेम्पररीली स्टोर करना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यानी कि आपके जो कमांड्स हैं वो उनको रिस्ट्रक्चर करता है। Then you have operands. Operands means the values which are used in your operations, है ना। interrupts and exceptions, इसका मतलब ये हैंडल करता है एरर्स को एंड सिस्टम रिस्पॉन्सेस को, ठीक है। नाउ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेगमेंटेशन, एक एक करके बात करते हैं। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और सेगमेंटेशन में द फिजिकल मेमोरी ऑफ 80386 सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेगमेंटेशन ऑफ 8 बिट बाइट्स, ठीक है। तो अगर मैंने 8 बिट ऐसे जो है ना सेगमेंट्स में ये जो है ना आपका मेमोरी प्रेजेंट होती है, फिजिकल मेमोरी, ठीक है। सेगमेंटेशन में ऑर्गेनाइज्ड होती है 8 बिट बाइट्स की, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो आपको जो है ना बहुत इजीली समझना है इसको। 80386 प्रोसेसर जो है वो सेगमेंटेशन को यूज करना है, दैट्स इट, ज्यादा आप इसको समझो मत। अब each byte is assigned a unique address that ranges from 0 to maximum of your 4 GB, ठीक है। तो 0 से लेके 4 GB तक कोई भी यूनिक एड्रेस हर बाइट को मिल रहा होता है। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट एंड सेगमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपका फ्लैट मेमोरी मॉडल है, ठीक है। इसको फ्लैट मॉडल भी बोलते हैं। अब ये क्या है, देखो आपके सारे के सेगमेंट्स सारे सेगमेंट्स जो है, ऑल सेगमेंट्स आर सेट टू 0 एंड ओनली ऑफसेट्स आर वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि जो आपके सारे सेगमेंट्स हैं दे स्टार्ट एट 0, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोड हो गया या फिर डेटा हो गया, ठीक है, या फिर आप स्टैक बोल लो, इनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब 0 से स्टार्ट होंगे। अर्ली 80386 कंप्यूटर्स जो थे ना, दे यूज टू
सेगमेंटेड मॉडल्स इनको यूज करते थे, बट मॉडर्न सिस्टम्स जो है ये फ्लैट मेमोरी मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है, फ्लैट मेमोरी मॉडल को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अर्ली 80386 मॉडल्स और कंप्यूटर्स, 8086 कंप्यूटर्स दे यूज टू यूज सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। नाउ जो अभी 80386 है वो किसे यूज करता है, फ्लैट मेमोरी मॉडल को यूज करता है। अब मुझे बताओ फ्लैट मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपका जो फ्लैट मॉडल है ना, इन दिस फ्लैट मॉडल जो एंटायर मेमोरी स्पेस है, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक, ठीक है, एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक की तरह इसको यहाँ पे लिखा है मैंने, द मेमोरी अपीयर्स टू बी अ सिंगल कांस्टेंट एड्रेस स्पेस, है ना। दिस मेक्स मेमोरी एक्सेस सिंपलर एंड फास्टर, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि एक स्प्रेडशीट होती है ना, वेर ईच रो हैज अ यूनिक नंबर, है ना, जो कि आप इसको एज अ मेमोरी एड्रेस समझो, है ना। इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग रोज इनटू सेक्शंस, एवरी रो इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली फॉर ईच एक्सेस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव दिस सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। अब जैसे ये फ्लैट मेमोरी मॉडल था, ये सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल है, ठीक है। अब सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या करता है, ये मेमोरी को डिवाइड करता है सेपरेट एड्रेस स्पेसेस के अंदर, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हर सेगमेंट क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कौन से हैं, आपका कोड हो गया, आपका डेटा हो गया, आपका स्टैक हो गया, ये आपके क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। आपका ये फ्लैट क्या कर रहा था, सबको सेम समझ रहा था, सबको जीरो से इनिशियलाइज कर रहा था, लेकिन सेगमेंटेड मेमोरी ऐसा नहीं करने वाला है, ये सबको सेपरेट एड्रेस स्पेसेस देगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे देख लो ओवरलैपिंग सेगमेंट्स ऑफ अप टू जीबी है यहाँ पे। अगर ये डायग्राम मैं आपको समझाऊं, ये देखो ये सी एस डी एस, ओके, ये सी एस कोड सेगमेंट, देन डेटा, देन स्टैक सेगमेंट, देन अगेन डेटा डेटा। सो ऑल सेगमेंट्स आर मैप्ड टू सेम लीनियर एड्रेस स्पेस। ये कहाँ होने वाला है, दैट विल बी हैपनिंग इन योर मॉडल। सी जो मेमोरी है उसको हम क्या मैंने बोला, आपकी सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। सो ईच सेगमेंट स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक एड्रेस बट ओवरलैप विद अदर्स, ठीक है। जो सी एस डी एस 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 ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये मैप करने वाले हैं इन द सेम लीनियर मेमोरी स्पेस, लीनियर मेमोरी स्पेस के अंदर। जैसे बुक शेल्फ होती है ना, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, एक सेक्शन के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग की बुक्स हैं, एक सेक्शन में आपकी नोटबुक्स हैं, एक सेक्शन में आपके कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं। सो ऐसा होगा, एक सेक्शन में अगर वो सेक्शन प्रोग्रामिंग का है तो उसमें कोड सेगमेंट हम उसको बोल रहे हैं, अगर उसमें नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं, तो वो डेटा सेगमेंट हम उसको बोल रहे हैं, अगर पेपर्स पड़े हैं तो स्टैक सेगमेंट हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करने वाले हैं, हर एक सेक्शन को हम डेडिकेटेडली देंगे एंड दैट विल स्टोर डिफरेंट इंफॉर्मेशन बट इज द पार्ट ऑफ द सेम शेल्फ। समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। मतलब वो एक ही मेमोरी स्पेस में है लेकिन वो डिवाइडेड है, कि ये वाले पार्ट में कोड है, ये वाले पार्ट में डेटा है एंड ये वाले पार्ट में स्टैक है। तो ऐसे सेगमेंट्स को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ओके, आई होप you have done this. Okay, now data type, simple part of this video, this is data type. Data type मतलब this is defining how information is stored in the memory, है ना। तो अगर बाइट है, बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट, 8 बिट होता है एक बाइट, समझ में आ गया। तो एक सिंगल एड्रेस में 8 बिट डेटा स्टोर हो रहा है। लेट्स से ए क्या है, आपका सिंगल कैरेक्टर है, तो इट इज स्टोर्ड इन 1 बाइट, ठीक है। देन वर्ड, वर्ड का मतलब 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट्स। अब 8 बिट 1 बाइट होता है 8 बिट, तो आपका 16 बिट्स हो जाएगा 2 बाइट्स, है ना। अब ये 2 बाइट्स के अंदर है तो इसको स्प्लिट किया जाता है लोअर बाइट में और हायर बाइट में। लोअर बाइट आपका 0 से 7 बिट्स तक है एंड 8 से 15 बिट्स तक आपका हायर बाइट है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका शॉर्ट इंटीजर है 100, ठीक है, 100 लाइक, सो इट इज स्टोर्ड इन अ वर्ड, क्लियर। ओके, नाउ डबल वर्ड की बात करें, नाउ इट इज 32 बिट्स, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स। अब इसको भी लोअर वर्ड और हायर वर्ड में स्प्लिट कर दिया है, 0 to 15 लोअर वर्ड, 16 to 31 आपका हायर वर्ड, ठीक है। अब जैसे कि आपका हो गया लेट्स से 10 लाख, तो 10 लाख हम जैसे कि लार्ज इंटीजर हो गया, सो इट यूजेस अ डबल वर्ड,
ठीक है। नाउ इंटीजर, इंटीजर क्या है आपका, एक साइंड न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि स्टोर्ड है, न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज कंटेन इन अ डबल वर्ड बाइट। इसका मतलब आपके वर्ड में या फिर डबल वर्ड में या फिर बाइट में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, साइंड न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। यू नो दैट इज 20 या फिर 10 या फिर -50, सो दीज आर इंटीजर्स। देन ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब अनसाइंड, अनसाइंड न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि अगेन आपके वर्ड में या फिर डबल वर्ड के अंदर स्टोर है। इसका मतलब अनसाइंड और साइंड का मतलब, साइंड में आपके पास माइनस होगा, -10 मेंशन होगा, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर आपकी सारी की सारी, या ऐसे हम बना सकते हैं ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, या फिर ओनली नेगेटिव वैल्यूज, लाइक दैट। सो दैट इज साइंड एंड अनसाइंड। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या फिर डबल वर्ड्स, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। हेलो आपका क्या है, each letter is stored as a byte, so that comes under your string. I hope it is clear. ओके, नाउ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स पे आ जाते हैं। देखो 3 कैटेगरीज हैं, टोटल 16 रजिस्टर्स होते हैं, 3 कैटेगरीज हैं आपके पास। जनरल रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, स्टेटस एंड सेक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। तो जो जनरल रजिस्टर्स है ना, अब देखो रजिस्टर का काम क्या है, आपके रजिस्टर्स एक तो पता है हमें कि वो छोटे से होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होते हैं आपके सीपीयू के अंदर। उनका काम कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टोर करना डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररीली, ठीक है। तो ये उनका काम होता है, ताकि हम उनको जो है ना जल्दी से प्रोसेस कर पाए एंड उनके ऊपर वर्क कर पाए। तो दैट इज द थिंग जो रजिस्टर करते हैं। अब जो मैंने बोला 3 टाइप्स के या फिर 3 कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर्स क्लासिफाइड है। सो फर्स्ट थिंग इज योर जनरल रजिस्टर्स, जो कि ऑपरेंड्स के लिए यूज होते हैं, यानी कि आप कैलकुलेशंस कर रहे हो एंड आपके ऑपरेंड्स, लेट्स से 2+3 आप कर रहे हो, तो 2 और 3 आपके ऑपरेंड्स हो गए, तो ये जाके आपके जनरल रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाते हैं टेम्पररीली, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर्स, ये डिसाइड करते हैं विच सेगमेंट इज एड्रेस, यानी कि ये रजिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेमोरी एड्रेस, यानी कि कोड है, डेटा है या स्टैक है, कौन सी यूज करना है। सो दैट इज सेगमेंट रजिस्टर्स। देन स्टेटस एंड इंस्ट्रक्शन, दी रिकॉर्ड एंड अल्टर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेसर स्टेट, यानी कि जो रजिस्टर्स आपके स्टेटस फ्लैग्स को या कंट्रोल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं आपके प्रोसेसर के, वो स्टेटस एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। जनरल रजिस्टर्स, ठीक है, जनरल रजिस्टर्स हमें क्यों यूज करना है गाइस, आपके जो ऑपरेंड्स है उनको स्टोर करने के लिए। तो देखो आपके पास कितने टाइप्स ऑफ जनरल रजिस्टर्स हैं, एक है EAX, EAX इज योर जनरल रजिस्टर, ठीक है। सो ये जो EAX वाला जनरल रजिस्टर है, इसको एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली ये किसके लिए यूजफुल है, तो आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनके जो ऑपरेंड्स हैं बेसिकली इनको स्टोर करने के लिए, टेम्पररीली रिजल्ट्स या जो कैलकुलेशंस है ना उनके रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब देखो 3 डिफरेंट साइज के ये EAX रजिस्टर्स होते हैं। एक तो आपका 32 बिट रजिस्टर होता है, 32 बिट EAX जो कि फुल रजिस्टर है। एक होता है 16 बिट रजिस्टर्स जो कि इसको AX बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 8 बिट रजिस्टर जो कि है AH एंड AL, AH और AL आपका, AL यानी कि लोअर पार्ट, AH यानी कि हायर पार्ट, ठीक है। तो AH और AL के कॉम्बिनेशन से आपका AX बनता है, ठीक है। और ये EAX आपका फुल रजिस्टर है। तो ये 3 साइज के रजिस्टर्स EAX के अंदर होते हैं। अब एग्जांपल अगर मैं दूं तो देखो CPU मल्टीप्लाई कर रहा है 2 नंबर्स को, तो EAX रजिस्टर क्या स्टोर कर लेगा, उसका रिजल्ट स्टोर कर लेगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा है आपको। देन EBX यानी कि बेस इंडेक्स, तो EBX इज एड्रेसेबल एज EBX, BX, BH और BL, यानी सबके अंदर क्या है, कुछ साइजेस हैं, कुछ टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो जो BX रजिस्टर है वो समटाइम्स होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम। द EBX ऑल्सो कैन एड्रेस द मेमोरी डेटा, ठीक है। तो जो EBX है बेसिकली वो एड्रेस बुक, जो आपका एड्रेस बुक है ना उसकी तरह काम करता है। अगर मैं आपको बताऊं BL और BH, ये आपके देखो आपके 8 बिट हैं, BX आपका 16 बिट है, EBX आपका 32 बिट है। EBX रजिस्टर क्या स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। आप चाहो तो पेंसिल से लिख दो, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। और बेस पॉइंटर को जो है ये यूज करता है टू एक्सेस द डेटा इन द मेमोरी। हमें पता है, हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इसको मेमोरी एड्रेस चाहिए तो वो डेटा को क्या करता है, डेटा को मतलब एक्सेस
एक्सेस करता है तो बेस पॉइंटर के थ्रू करता है ताकि उसको उसका मेमोरी एड्रेस मिल जाए। और ये क्या स्टोर करता है, ऑफसेट वैल्यूज को स्टोर करता है विच हेल्प द सीपीयू फाइंड स्पेसिफिक लोकेशन इन द मेमोरी। क्लियर। सो मैं आपको ये बता रही थी कि आप इसको कैसे कंसीडर कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू रिट्राइव अ स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, मेमोरी के अंदर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स को आपको रिट्राइव करना है, तो जो ईबीएक्स रजिस्टर है वो होल्ड करेगा मेमोरी एड्रेस वेयर द मार्क्स आर स्टोर्ड। सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली जो ईबीएक्स है वो इसकी तरह ही काम करता है कि मेमोरी एड्रेस जो है आपको हर चीज का, हर डेटा का उसको मिल जाए। देन ईसीएक्स है आपके पास, दैट इज काउंट, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो होल्ड द काउंट फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अगर ECX रजिस्टर है तो ये क्या करने वाला है, काउंट वैल्यू, यानी कि जो रिपीटेटिव ऑपरेशंस है ना उनकी काउंट वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे कि ये कहाँ पे कॉमनली यूज होता है मैं बताऊं तो लूप्स के अंदर, है ना, जो लूप्स होते हैं या फिर आइटरेशन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर ये कॉमनली यूज होता है। इट ऑल्सो होल्ड ऑफसेट एड्रेस टू एक्सेस द मेमोरी डेटा। क्लियर। देन यहाँ पे अगर देखें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, दैट विल यूज दिस ECX। फर्स्ट इज लूप, यहाँ पे देख लो लूप, ऐसे लूप आप लिखते हो, ठीक है। तो ये लूप या लूप डी, इनका मतलब क्या है, रिपीट इंस्ट्रक्शंस करना है आपको, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। सो फॉर दैट पर्पज यू यूज दैट। देन अगर आपके पास REP है, REP इज द रिपीट वाला, तो यूज मतलब कहाँ पे यूज होंगे, ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस के अंदर यूज करेंगे, लाइक आपको कॉपी करना है या कंपेयर करना है डेटा को, दैट टाइम रिपीट वाला। देन आपके पास, ठीक है, यही सारे हैं। क्लियर। तो बहुत सारे आपके पास होते हैं लेकिन कुछ आपको मेंशन कर देना है। तो काउंट वाला रजिस्टर हो गया। देन यू हैव EDX। EDX इज व्हाट, योर डेटा, डेटा रजिस्टर। तो ये डेटा रजिस्टर क्यों यूज किया जाता है, टू स्टोर एक्स्ट्रा डेटा, है ना। स्पेशली आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या डिवीजन ऑपरेशंस कर रहे हो, उस एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए EDX रजिस्टर को हम यूज करते हैं। लाइक जैसे कि आप लार्ज कैलकुलेशंस कर रहे हो और EAX जो है वो आपका, वो इनफ आपको डेटा नहीं दे, मतलब इनफ मेमोरी नहीं दे पा रहा है, तो EDX के अंदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेटा आ जाएगा, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेसेस वेर नीडेड, यानी कि एक ऐसा है जो कि रिमेनिंग कोई भी चीजें है ना वो आ जाओ इन द स्टोर हो जाओ, ठीक है। देन EBP, EBP इज योर बेस पॉइंटर, ठीक है। EBP इज योर बेस पॉइंटर रजिस्टर। तो ये क्या स्टोर करने वाला है, मेमोरी लोकेशन फॉर फंक्शन पैरामीटर्स, या फिर जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना उनके मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर करने वाला है। और इससे हमारा जो CPU उन फंक्शन कॉल्स को एकदम से ट्रैक कर सकता है। हम कोड करते हैं, राइट, हमें पता है कि वो हम अगर फंक्शन कॉल देंगे तभी वो फंक्शन को कॉल करेगा। सो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस EBP, ठीक है। सो मोस्टली हम इसको स्टैक बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इसको यूज करते हैं। Then we have EDI, that is destination index. Destination, EDI often addresses string destination data for the string instruction. It also functions as either a 32-bit EDI sorry, or a 16-bit DI, general purpose register. तो EDI यानी कि destination index register, तो ये EDI क्या करता है, it is used in data movement या फिर मेमोरी ट्रांसफर को मैं इसको बोल सकती हूँ। सो ये क्या ट्रांसफर करता है, ये जैसे कि आपका डेटा हो गया या मेमोरी एड्रेस हो गई, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, सो इट इज यूज फॉर दैट। एंड इट ऑल्सो स्टोर द डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ पे उस डेटा को आपने कॉपी किया है ना उस एड्रेस को ये स्टोर करता है। समझ में आ गई मेरी बात, ओके। देन वी हैव ESI। ESI क्या है आपका, स्टोर सोर्स इंडेक्स है, सोर्स इंडेक्स। इट इज यूज्ड एज आइदर ESI और SI, ऑफन एड्रेसेस सोर्स स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सोर्स वाला है ना, सोर्स वाला ये आपके इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स के अंदर आता है, मतलब सेम कैटेगरी के अंदर आता है। एंड ये क्या करने वाला है, देखो जब आप स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करते हो, राइट, तो ये तब यूज किया जाता है टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ सोर्स डेटा, जब आप स्ट्रिंग्स को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। सो ESI इज द सोर्स इंडेक्स फॉर दैट। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास देखो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये सेगमेंट ऑफसेट पॉइंटर्स हैं। ये देखो तो 0 से 7 तक आपके पास लोअर वाले आ जाएंगे, 7 से 15 तक हाइयर वाले, और 15 से 31 तक, आपके, मतलब एकदम फुल रजिस्टर्स, ठीक है। 31 से 31 तक आपके, मतलब एकदम फुल रजिस्टर्स, ठीक है। 31 से 31 तक आपके, मतलब एकदम फुल रजिस्टर्स, ठीक है। 31 से 31 तक आपके, मतलब एकदम फुल रजिस्टर्स, ठीक है। 31 से 31 तक आपके, मतलब एकदम फुल रजिस्टर्स, ठीक है।
ओके। नाउ सेगमेंट रजिस्टर्स की बात करें तो देखो सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर ये रियल मोड में पहले तो काम करते हैं एंड मेमोरी डिवाइड कर देते हैं सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हर सेगमेंट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करेगा। अब आपको पता है वो सेगमेंट्स कौन सी हैं, तो कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, है ना। और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर अगेन आपके जो एडिशनल रजिस्टर्स हैं वो हैंडल करते हैं। सो ईच सेगमेंट रजिस्टर इज व्हाट योर 16 बिट। 6, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ CS, SS, DS, ES differs from the real mode functionality। So 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ये, ठीक है, जिसमें से आपको पता है ये कोड है, ये स्टैक है, ये डेटा सेगमेंट है, और ये आपके तीनों भी एक्स्ट्रा हैं। तो ये क्या होल्ड करते हैं, सेगमेंट सिलेक्टर वैल्यूज आइडेंटिफाइंग द करंटली एड्रेसेबल मेमोरी सेगमेंट्स फॉर द प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये मतलब अगर प्रोटेक्टेड मोड में अगर देखें तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है। ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पे प्रोग्राम के कोड है या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। डेटा सेगमेंट रजिस्टर क्या काम करता है, ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पे आपके प्रोग्राम का डेटा स्टोर्ड है। स्टैक सेगमेंट क्या करता है, ये स्टोर करता है सेगमेंट एड्रेस फॉर द स्टैक ऑपरेशंस। और जो आपके एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये क्या है, ये एडिशनल रजिस्टर्स हैं जो कि हैंडल करते हैं आपके मेमोरी सेगमेंट्स को। ठीक है। अब अगर फंक्शन देखें इन CSSS और DS का इन प्रोटेक्टेड मोड वर्सेस रियल मोड, तो रियल मोड के अंदर जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है वो डायरेक्टली पॉइंट करता है फिजिकल मेमोरी एड्रेस को, और जो प्रोटेक्टेड मोड में है ना तो वो सिलेक्टर की तरह ऐड करता है, एक्ट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मेमोरी मेमोरी एक्सेस के रूल्स होते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई मेमोरी प्रोटेक्शन है फीचर को फॉलो कर रहा है, कोई वर्चुअल मेमोरी फीचर्स को फॉलो कर रहा है, तो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर दे एक्ट एज सिलेक्टर्स। लेकिन रियल मोड के अंदर वो सेगमेंट रजिस्टर्स की तरह ही डायरेक्टली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। Then we have status and instruction register. So the status register, also known as flag register, is a 16-bit register that stores the current state of processor। यानी कि आपके प्रोसेसर का करंट स्टेट क्या है उसको स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब स्टेटस रजिस्टर कोई अलग नहीं है, फ्लैग रजिस्टर ही आपने पढ़ा होगा। फ्लैग रजिस्टर अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होगे तो ये फ्लैग रजिस्टर है एंड इसको 16-बिट रजिस्टर बोला जाता है जो कि बहुत सारे फ्लैग्स को स्टोर करता है, ठीक है। नाउ फ्लैग्स आर स्मॉल इंडिकेटर्स, यानी कि जैसे कि 1 बिट वैल्यूज हो गई दैट शो द रिजल्ट ऑफ योर CPU ऑपरेशंस। अब यहाँ पे अगर देखें कंडीशनल स्टेटस फ्लैग के अंदर तो जो फ्लैग्स होते हैं 6 कंडीशनल फ्लैग्स हैं, 3 कंट्रोल फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं, सिस्टम फ्लैग्स हैं। तो देखो यहाँ पे कंडीशन फ्लैग्स, CF मतलब कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या करता है, ये आपका सेट हो जाएगा, सेट यानी कि 1, ठीक है। ये कब 1 देगा, ठीक है, ये सेट हो जाएगा व्हेन देयर इज अ कैरी आउट और या फिर बोरो हो जाता है आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, दैट टाइम कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। देन आई हैव PF। PF इज द पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग का मतलब हमने पैरिटी पढ़ी हुई है ना, ये इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी होती है, राइट। तो DLD में ये पढ़ा हुआ है, अगेन आई विल रिमेम्बर दिस टू यू। तो पैरिटी फ्लैग जो आपका होता है ये कब सेट होता है, ये तब सेट टू 1 होता है जब आपके नंबर्स के अंदर जो 1 होगा उसकी जो काउंटिंग होगी वो 1 इवन होगी। क्लियर, ओके। अगर ऑड होंगे नंबर ऑफ वंस तो वो 0 हो जाएगा पैरिटी फ्लैग, ठीक है। और अगर आपके पूरे के पूरे आंसर के अंदर का या फिर आपका जो आंसर आया है उसके अंदर आपके कैरी जनरेट नहीं हुई है, मतलब पूरे आंसर की बात नहीं हो रही है, आपका लास्ट में अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो कैरी फ्लैग 0 रहता है, अगर हुई है तो कैरी फ्लैग 1 रहता है, ठीक है। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है यहाँ पे। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यानी AF, ये कहाँ पे यूज होता है, तो जो BCD अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना उसके अंदर, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, उनमें ये इनको यूज किया जाता है। जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग का क्या है ये ना, ये कब सेट करेगा अपने आप को 1, जब ऑपरेशन में सब वैल्यू 0 आ जाएगी। आंसर पूरा 0 आ गया तो जीरो फ्लैग 1 सेट करेगा, अगर आंसर में पूरा 0 नहीं आया है तो जीरो फ्लैग 0 सेट करेगा, ठीक है। अब SF यानी कि साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या करता है, ये सेट करता है इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि जो MSB होती है वो अगर 1 हो गई तो आपका साइन फ्लैग भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास जो आपका जो पूरा का पूरा आप कैलकुलेट करते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना, बिट में जब आप कैलकुलेट करते हो तो अगर आपके MSB 1 आ गई इसका मतलब आपका साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, मतलब अगर 1 आ गया इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव होता है। क्लियर नाउ,
OF यानी कि ओवरफ्लो फ्लैग, यानी कि ये कब सेट टू 1 होता है, जब आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो आपकी साइज ऑफ रजिस्टर से एक्सीड हो जाता है ना, तब इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गए कंडीशनल फ्लैग्स। देन यू हैव कंट्रोल फ्लैग, दैट इज IF इंटरप्ट फ्लैग। देन यू हैव दिस TF ट्रैप फ्लैग, DF दैट इज योर डायरेक्शन फ्लैग। तो इंटरप्ट फ्लैग जो है ना, ये हम ऐसे कह सकते हैं ये अनेबल या डिसेबल होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट से। अगर अगर ये सेट 1 है, इसका मतलब CPU ने अलाउ किया है एक्सटर्नल इंटरप्शंस को। अगर ये सेट टू 0 है, इसका मतलब इंटरप्शंस क्या कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं। ट्रैप फ्लैग अनेबल कब होता है, सिंगल स्टेप डीबगिंग के अंदर, यानी कि ये कब सेट टू 1 होगा, जब आपका CPU एग्जीक्यूट कर रहा है 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम विच इज यूजफुल फॉर डीबगिंग, राइट। तो ये तब सेट टू 1 हो जाएगा। डायरेक्शन फ्लैग यानी कि ये कंट्रोल करता है जो आपके स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं। ये कब सेट टू 1 होगा, जब आपके स्ट्रिंग्स आर प्रोसेस्ड इन डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब क्लियर यानी कि 0 कब हो जाएगा ये, जब स्ट्रिंग्स आपके इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, अदरवाइज नाम याद रख लो बहुत है। सिस्टम फ्लैग, 4 सिस्टम फ्लैग्स हैं जो कि है आपके IOPL, देन NT, देन RF, देन VM। तो IOPL जो है ये आपका ये डिटरमाइन क्या करता है, प्रिविलेज लेवल, है ना, आपने पढ़ा है ना प्रिविलेज लेवल अभी। तो जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रिविलेज लेवल है वो ये डिटरमाइन करता है। देन आपके NT यानी कि नेस्टेड टास्क, तो ये क्या है, आपकी टास्क स्विचिंग होती है ना मल्टीटास्किंग सिस्टम के अंदर। ये कब सेट टू 1 होगा, जब आपके जो मतलब आप एक से ज्यादा कोई टास्क कर रहे होगे, नेस्टेड टास्क अगर आपके इंडिकेट हो जाते हैं तो ये सेट टू 1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक ही टास्क कर रहे हो तो इट विल बी सेट टू 0। RF यानी कि रिज्यूम फ्लैग। रिज्यूम फ्लैग मतलब कि ये कहाँ पे यूज होता है, जब आप डीबगिंग करते हो ना, लाइक आप मतलब ये नहीं चाहते हो कि आपके जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो रिपीट हो जाए, तो ये कब सेट होता है 1 को, व्हेन द CPU resumes execution after an instruction, तब ये रिज्यूम हो जाता है। देन यू हैव VM, दैट इज योर वर्चुअल मोड फ्लैग। तो ये कब सेट टू 1 होता है, जब आपका CPU ऑपरेट करता है वर्चुअल मोड के अंदर। आपके पास 3 ऑपरेटिंग मोड्स थे, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड वर्चुअल मोड। तो जब आप वर्चुअल मोड के अंदर आ जाते हो तब ये क्या करता है, सेट टू 1 हो जाता है। इसका मतलब आप जो है एग्जीक्यूशन मतलब अलाउ कर रहे हो ऑफ रियल मोड प्रोग्राम्स इनसाइड द प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो ये देखो ये डायग्राम है आपके फ्लैग रजिस्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, फिर ये क्या है, एस से क्या आता है, सिस्टम फ्लैग। ठीक है, देन ये सारे जो अभी हमने पढ़े हैं ना लाइन वाइज, ये वही है, CF, PF, AF वगैरह। तो ये सब आपको सीरीज वाइज जो है याद रखना है, फ्लैग रजिस्टर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे ये 0 बिट, 1 बिट, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है। और ये जो है ना यहाँ से ये जो 31 तक है ना, ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि अभी आने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर ये जो है रिजर्व कर दिए गए हैं, यहाँ पर वो फ्लैग्स आ जाएंगे। अभी के लिए इतने आपके फ्लैग्स जो है ना हैं। ठीक है, सो ये था पार्ट 1 का। ठीक है, कंप्लीट PDF आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है लेकिन स्टिल ठीक है, देखो पार्ट 1 है, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा यूनिट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें टाइम लगा पढ़ने में। क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हमारा न्यू है। ठीक है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर को एक एक वर्ड हमें समझना इंपॉर्टेंट है, तभी हमें माइक्रो प्रोसेसर समझ में आएगा। अभी भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, टेल मी। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो मैं रिवाइज करवा दूं। हमने फीचर्स पढ़े विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर पढ़ा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये थोड़ा बहुत फेमिलियर लग रहा होगा, आप थोड़े बहुत इसको ट्राई करना, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको बनना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको जो है इसको लाइक ऐसे बनाना है कि ठीक है क्लोन कर दे, इतना भी नहीं। ठीक है, जो आप इसको रट लो, एरोज वगैरह को भी जो भी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने जो आपको पढ़ाया है पार्ट्स में, ये आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं 5, तो ऐसे पार्ट्स में आप याद रख लो। ठीक है, तो आप ऐसे बना के कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, एंड आप ऐसे करोगे तो आपको पूरा आर्किटेक्चर भी याद हो जाएगा। रिमेंबर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छा भरपूर आंसर लिखना ही पड़ेगा। तो ये बस इंटरफेस यूनिट है, क्या काम करता है हमने देखा। कोड प्रीफेच यूनिट है, प्रीफेच करने के लिए यूज होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए ये यूज किया जाता है। एग्जीक्यूशन यूनिट आपके वो जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। देन यू हैव मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जहाँ पे हम सारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वगैरह देख रहे होते हैं। सेगमेंटेशन यूनिट है आपका, आपके पास पेजिंग यूनिट है। ठीक है,
देन बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल है आपके पास, देखो जिसके अंदर ये सब चीजें, डेटा टाइप्स, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ऑपरेंड्स, इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस। सो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखी। डेटा टाइप्स है आपके पास, रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी जो इसका रजिस्टर्स के बाद वाला पार्ट है, वी आर लेफ्ट ओवर, वी विल कंप्लीट एवरीथिंग इन पार्ट 2, ठीक है। कहाँ पे गया वो सेगमेंटेशन, पेजिंग, यस। इन रजिस्टर्स तक हमने देख लिया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ऑपरेंड्स, इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस विल सी, बट दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। रजिस्टर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग टू यू। फ्लैग रजिस्टर को भी हमने अच्छे से पढ़ा है, इसको याद करने का थोड़ा सा ट्राई करना, बिकॉज सारे फ्लैग्स हमें याद होंगे तभी ये फ्लैग रजिस्टर हम एग्जाम में बना पाएंगे। सो दैट इज ऑल, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ आई शो यू द स्लाइड, ठीक है, तो ये बस इंटरफेस, कोड, प्रीफेच, ये सारी स्लाइड्स थी एंड ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ओके ये जो है, ओके ये आपका बाद का पार्ट है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ओके वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है ठीक है ठीक है। सो हमारा यहाँ तक हो चुका है, देन आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट इन पार्ट 2। अब आप मुझे बताना अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, देन ओनली आई विल मेक द पार्ट 2, ठीक है। सो डेफिनेटली टेल मी योर रिव्यू, whatever your thoughts are there in this comment section, ठीक है। क्योंकि एक एक मतलब बहुत प्रिपरेशन करना पड़ती है। माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ोगे ना तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट यू वांट टेल मी एज सून एज पॉसिबल एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोस इफ यू वांट, ठीक है। सो माय ओनली एम इज कि आपको समझ में आए, otherwise notes I am already providing and updating on the private telegram channel, so those students they are not having any issue related to notes। तो आपको भी अगर ज्वाइन होना है यू कैन ज्वाइन एंड गेट द नोट्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं लेक्चर्स का, आई एम नॉट श्योर कि आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स, लेकिन यस इफ यू टेल मी इफ यू वांट आई विल बी मेकिंग, ठीक है। तो वट एवर सब्जेक्ट्स यू वांट आई विल मेक ऑन दैट ओनली, क्योंकि टाइम की कमी है। इन सेम हमारा जो है मार्च में फर्स्ट टू सेकेंड वीक में हो जाएगा, मतलब डेट्स आ जाएंगी, मतलब उस टाइम की, आई होप सो टेंटेटिव। सो यही है, आपको जो है जल्दी से प्रिपेयर करना होगा। एंड व्हाट यू वांट, M3 का भी हमारा पार्ट्स बाकी हैं, पार्ट 3 में भी, पार्ट 3 में हमारा पूरा हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको M3 समझ में आ रहा है, या फिर DSA का हमारा यूनिट 2 बाकी है। यूनिट 1 को आपने बहुत प्यार दिया है, आई लव दैट थिंग। सो वही चीज़ है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइक DSA का मैंने देखा कि लोगों को ज़्यादा चाहिए, या फिर ये माइक्रो प्रोसेसर, तो एवरीथिंग आई एम मेकिंग ऑन योर थिंग, लाइक कि अगर आपको जो सब्जेक्ट चाहिए दैट ओनली आई विल बी मेकिंग। अदरवाइज अगर आप जो है अच्छा सा एक्साइटमेंट लेवल भर दोगे मेरे अंदर, तो मैं सारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स भी बना दूंगी, लेकिन वो एक्साइटमेंट लेवल आई वांट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप क्या कर लो, पहले तो आप खुद समझने का ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में, ठीक है। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, फर्दर नोट्स आई विल अपलोड वेरी सून ऑन टेलीग्राम चैनल। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।